हर हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हम इसी उम्मीद के साथ हम ये शो शुरू करते हैं कि शायद अगला हफ्ता बेहतर होगा, शेयर मार्केट में गिरावट का दौर थम जाएगा, निवेशकों का जो पैसा कह सकते हैं डूब रहा है वो डूबना बंद हो जाएगा और निवेशकों को एक नई उम्मीद जगेगी। लेकिन हफ्ते के अंत आते आते तक हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। पिछले कई हफ्ते से बाज़ार में गिरावट लगातार जारी है और इसकी जो वजह भी कमोबेश वही रहते हैं और अंतर से बदलता है तो वह आंकड़ों का। एफआईज लगातार 33 ट्रेडिंग सेशन में पैसा निकाले हैं, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या बाज़ार में मंदी का डर सता रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि पैसा अब लगाएं कि ना लगाएं, कि अभी रुकें थोड़ी देर, लगाएं तो कहाँ लगाएं। लेकिन इसका सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश में लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अपने शो की कोशिश यही होगी कि उस उलझन को दूर किया जाए और लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाए कि बाज़ार में जो गिरावट है इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या डरना चाहिए या फिर एक मौके के तौर पे इसको देखना चाहिए। तो इस पे आज हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल हैं, साथ ही साथ अभय अग्रवाल साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शो की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे कि जिस तरीके से बाज़ार में गिरावट का दौर चल रहा था, आज जब आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, तो थोड़े से बाज़ार संभलने की कोशिश की। तो जब लगातार गिरावट आ रही हो और संभलने की थोड़ी सी भी कोशिश दिखे तो डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, कुछ वैसा ही लोगों की उम्मीद जग जाती है। अनु सिंघल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि ये जो थोड़ी से बाज़ार ने संभलने की कोशिश की, इसका क्या ये मायने निकाला जाए कि गिरावट का जो बुरा दौर चल रहा था वो अब रुकने का नाम ले रहा है, या फिर थोड़ा सा संभल जाएगा बाज़ार, यहाँ से बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले? लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर है उस लेवल पर एक बार सपोर्ट आना बनता है। वो लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी उस लेवल से हम बस थोड़ा ही ऊपर हैं। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मार्केट में वैसे भी लक्ष्मण जी बॉटम ऐसे नहीं बनता कि बस मार्केट एकदम से गिरा और उसके बाद बस रिकवरी आ गई वापस। वहाँ पर टाइम लगता है मार्केट में रिकवरी आने में। और वैसे भी इस बार जो गिरावट आई है ना लक्ष्मण जी, वो थोड़ी सी फंडामेंटल कारणों पर आई है और हमारे खुद के कारणों पर आई है। अब तक हमारी मार्केट में जब भी करेक्शन आती थी वो ग्लोबल कारणों से आती थी, जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती थी। ये पहली करेक्शन है जो हमारे खुद के कारणों से आई है। हमारे यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ है, हमारे यहाँ पे जो अर्निंग्स का रिस्क आया है और हमारे यहाँ पर जो FII सेलिंग हुई है, ये उस वजह से आया है। तो सिर्फ एक दिन का प्राइस बिहेवियर देखकर ये कहना कि शायद हम कुछ हद तक काफ़ी करीब हैं बॉटम के, आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी होगी। जसप्रीत जी, जैसा कि अनुज ने कहा भी कि अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आप लोगों का आकलन क्या कहता है कि किस लेवल पे बाज़ार आ जाए तो अब लोग थोड़ा सा पैसा लगाने की तरह सोचना शुरू कर देंगे, या फिर लोग ये मान बैठे कि अब बाज़ार में इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी? आप लोगों ने कुछ एक लेवल सोच रखा है? लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अगर देखें, बॉल पार्क अपने हाई से 10% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अराउंड सेम है, 11% फ्रॉम द लास्ट 52 वीक हाई। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन है लक्ष्मण जी। इंडिविजुअल स्टॉक देखने जाएंगे तो 20, 25, 30, 40% तो बहुत मामूली बात है फ्रॉम द रीसेंट हाई। एंड एज अनुज सेड, ये ज्यादा EPS कट से है। तो मतलब आज के भी रिजल्ट देख रहे थे, सूर्य रोशनी करके कंपनी है, आज ही रिजल्ट आए, मतलब शाम की बात है, 3 बजे रिजल्ट आए। 20% रेवेन्यू डाउन, 50% प्रॉफिट डाउन, YoY। मतलब इस तरीके की डेंट पड़ी है अर्निंग्स पे, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है सेकेंड क्वार्टर। उसके रीजन बहुत सारे हैं, बट आई वुड से एज अनुज सेड, नंबर 1 अर्निंग्स, नंबर 2 थोड़ा फ्लोज जो हुए हैं, चाहे वो FIs की तरफ से सेलिंग हुई है, DIs की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ है, एंड नंबर 3 सेंटिमेंट जो लार्जली न्यूट्रल है। तो आई थिंक अर्निंग्स रिलेटेड बहुत बड़ा डेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक देयरफॉर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल ढूंढ के बाइंग करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट मे बी द राइट स्ट्रेटेजी। बट अगर आप पूछ ही रहे हैं तो माई सेंस इज अनदर 400-500 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज मे बी शायद 2% की बात हो रही है, 23,000। एंड मैं रेफरेंस क्यों इसका एक लेना चाहूंगा, अक्टूबर 21 से
अक्टूबर 21 से जब मार्केट गिरा था राइट अप टिल जून 22, दैट वाज अ फेज जब ये इस तरीके के आईपीओज आए थे विच इज 10,000 करोड़ फिनटेक, सारे टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म कंपनीज आए थे लीडिंग इनटू द रशिया यूक्रेन वॉर इन फेब 22। तो वो पूरा दौर जो है वो इस तरफ थोड़ा थोड़ा सा मिलता नजर आ रहा है। उस समय 15% मार्केट गिरी थी, अभी 10% गिरी है, बट देन वी हैड अ मेजर इवेंट देन। आज उतना बड़ा इवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है 10-11% बहुत हो गया। आप बहुत स्ट्रेच करेंगे तो अनदर 2%, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय। नो रीजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की और बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी सहमत हैं इस लॉजिक से? क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग को लगता है गिर रहा है बाजार, थोड़ा सा और गिरने दे, थोड़ा सा और गिरने दे, तब पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा और गिरने दे, फिर अचानक से उठना शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे बार कई बार निवेशक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो आपको लगता है कि कितना इंतज़ार और करना चाहिए निवेशक को, या फिर कब समझ जाए कि नहीं अब हो गया जी, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखेगी? क्या पैमाना होता है? लक्ष्मण जी, मैं तो आपके शो पे कम से कम 5 से 6 बार पिछले 6 कंटिन्यूस टाइम से बोल चुका हूँ कि मार्केट जो है वो हेवी लग रहा है एंड हमें करेक्शन इस साल जरूर दिखेगा एंड हम वो विटनेस कर रहे हैं। So, मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत जल्दी से कहीं पे भी रुकने वाला है। 2-3 फैक्टर्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अदर देन व्हाट ऑलरेडी जो आप लोगों ने सबने कवर कर लिया। मार्केट की पीक इससे पहले अगर हम 2008 या 2020 के उस समय देखें तो आपको दिखेगा एक समय रिलायंस पावर आया था, फिर एक LIC आई थी और अभी Hyundai का IPO आया। ये तीनों के तीनों जिस समय आए थे वो उस समय का सबसे बड़ी IPO उस समय इंडिया की हिस्ट्री में था एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट एक तरफा करेक्शन ले गया। सो ये एक हमारी हिस्ट्री रही हुई है कि जब भी कोई इस तरह का बहुत बड़ा इवेंट होता है मार्केट वहीं पिक आउट कर जाता है। सो मुझे लग रहा है कि पहली बात जल्दी से हम उस लेवल पे जाने वाले हैं मुझे नहीं लगता। करेक्शन कितना देख सकते हैं, मेरा एस्टिमेट है कि टॉप से 15% या मतलब यहाँ से और 5% की निफ्टी पे मैं करेक्शन देख रहा हूँ और उसका एक्सटेंडेड लॉस मिड एंड स्मॉल कैप में हम देख सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर जो है मुझे लग रहा है नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी देगी। कंटिन्यूसली FI की सेलिंग रुक नहीं रही है और चाइना हमारे से बेटर अट्रैक्टिव मार्केट अभी लग रहा है। आई थिंक तो फंडामेंटल्स भी हमारे डोमेस्टिक के प्ले कर रहे हैं। हमारे नेबर की वैल्यूएशन हमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कुछ पैसे वहां पे भी जा रहे हैं एंड कुछ तो वैल्यूएशन का फैक्टर है ही जो काफी समय से हम सभी कंसर्न थे। आई थिंक जो सारे फैक्टर को लेके लग रहा है एक बार थोड़ा रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बहुत पहले से पोजीशन अपनी बना रखी थी, आप 1-2-3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी भी आप अच्छे खासे मुनाफे पे होंगे, तो वहां पर उसे रिटेन करिए। बट नए निवेशक या नई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो थोड़ा रुकना चाहिए। हालांकि आईपीओ का जो आपने जिक्र किया अभिषेक जी, इससे मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि कोई बड़ा आईपीओ आता है तो बाजार में इस तरह की बड़ी गिरावट से उसका क्या संबंध होता है? हालांकि ऐतिहासिक तथ्य है कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, सबसे बड़े आईपीओ के आप देख लें तो उसके लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो तो आईपीओ इंडिविजुअल का होता है। लेकिन बड़े आईपीओ का इस बाज़ार में बड़ी गिरावट से कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या? एक तरह से देखें, पहली बात लिक्विडिटी, आई थिंक सो मार्केट जो चल रही थी अभी तक वो लिक्विडिटी की वजह से चल रही थी। जो फंडामेंटल्स अहेड हम बार बार बात कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज डोमेस्टिक DIA की जो लिक्विडिटी थी वो मैसिव थी और हर बार आप देख रहे थे कि कोई एक IPO आ रहा है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, एक कंटिन्यूस ट्रेंड था, आप IPO में पैसे लगाए और आप पैसे बन जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। सेकंड बात है कि जो क्वांटम होता है और एक लेवल पे जहां ये पिक आउट होता है उसके बाद एक मार्केट की थकावट सी आती है जहां पे एक जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड प्ले हो चुका है। सो एक तरफा मार्केट कभी जाता भी नहीं है एंड अभी हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो अभी तक तो हमें यही देखने को मिला है। सो मैं तो हिस्ट्री के साथ जाना चाहूंगा जहां पे तीसरी बार ऐसा हो गया है जहां पे ये चीज हुई है। और अगर हम पहले की वाली 2 इंसिडेंट्स में देखेंगे तो वहां पे निफ्टी की जो करेक्शन थी वो 15 से 20% की थी। सो आई थिंक द हिस्ट्री माइट रिपीट हियर इन अ डिफरेंट फॉर्म। अभय अग्रवाल साहब, एक आम सहमति यहाँ बन के दिख रही है कि बाज़ार में अभी भी गिरावट जारी रह सकती है। जो नए निवेशक हैं थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लें। जब 2 लोग 3 लोग सहमत हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद सहमत ही होंगे, कि आपकी कोई अलग राय है इसमें? नहीं, देखिए, हमने अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपना एक जो इन्वेस्टर लेटर हम क्वार्टरली पब्लिश करते हैं वो पब्लिश किया था और उसमें हमने जो चैनल चेक्स किए थे उसके पहले सितंबर के महीने में फेस्टिव सीजन की स्टॉकिंग के बारे में समय पे, तो हमने देखा था चैनल्स में बहुत वीकनेस है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एस्टिमेट ये था कि जो निफ्टी का जो फोरकास्टेड EPS है 1260 रुपए का, वो मीट नहीं होगा अर्निंग सीजन में।
और वो कटेगा, और वो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 1200 के तक लेवल पे आएगा। और इसकी वजह से हमने एक रीस्टेटेड टारगेट नहीं पर एस्टिमेट किया था कि निफ्टी के फेयर वैल्यू है 21,600 पे, और ये उस समय है जब 24,000 के ऊपर था निफ्टी इंडेक्स। और हमारा एनालिसिस कोई प्रिडिक्टिव नहीं था, ये था कि जो रियलिटी में जो कंजम्पशन स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, और इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा तो वैल्यूएशंस पे भी आएगा, और वैल्यूएशन पे आएगा तो जो फेयर वैल्यू है वो डाउनवर्ड एडजस्ट होगी। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से खराब है। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ था, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 10% बढ़ेंगी। अभी हम जहां तक पहुंचे हैं उसमें 2.5% की गिरावट है। तो ये बड़ा मटेरियल इवेंट है लक्ष्मण जी। मतलब लोग कारण ढूंढ रहे हैं कि क्यों गिरा मार्केट। यूक्रेन वॉर से कोई लेना देना नहीं है, चाइना से कोई लेना देना नहीं है। जैसा अनुज ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे मार्केट इसलिए गिरा कि हमारी अर्निंग्स अच्छी नहीं, और हमारी अर्निंग्स इसलिए नहीं अच्छी नहीं है क्योंकि हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन से निकल रही है। स्ट्रक्चरल स्लो डाउन वन कंजम्पशन नहीं है। आपकी इकोनॉमी 5 साल 6 साल रेगुलर मतलब जोर से ग्रो हुई है कोविड के बाद से, तो एक लाजमी बात है कि थोड़ा 1 2 3 क्वार्टर में स्लो डाउन आएगा। और इस स्लो डाउन से इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। ये तो अपॉर्चुनिटी है। ये अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है फुली इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि ये जो एक्सेस इन्वेंट्री है, कंजम्पशन स्लो डाउन है, ये अपने आप प्ले आउट हो जाएगा 1 2 क्वार्टर में। और बल्कि 1 2 क्वार्टर में, अगले 6 महीने में मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की और अपने फंड्स डिप्लॉय करने की। तो जो लंबे अवधि के इन्वेस्टर्स हैं लक्ष्मण जी, उन्हें इस में बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। ये साइक्लिकल स्लो डाउन्स हैं, ये होते हैं हर 4 5 साल में, और ये मौका देते हैं इन्वेस्टर। अगर तेजी का मार्केट रहेगा, रोज ऊपर जाएगा, तो फिर खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। और ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी डाउनवर्ड, तो एफपीआईज को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, अब देखिए रुपी भी डिप्रिशिएट हो गया, अट्रैक्टिव है, अब मार्केट भी करेक्ट हो गया, वैल्यूएशंस भी कर रहे, तो पैसा वापस आएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि रादर देन वरी कि ये मार्केट गिरा, कहाँ गिरेगा, कितना और गिरेगा, फिर क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स डिसाइड करें कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि अगले 5 साल के लिए पैसा बनाना है तो कहाँ पे मौके हैं अभी जो मार्केट उन्हें। इस पे चर्चा करेंगे अभय अग्रवाल साहब, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि अर्निंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अर्निंग मतलब कि कंपनियां कमाई कितना कर रही हैं और कहां से कमाई हो रही है। तो कंपनियों के अर्निंग्स में जो गिरावट देखने को मिली है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है, जो साफ तौर से दर्शाता है कि जो लोगों के पॉकेट में पैसा जाता है वो पैसा खर्च करते हैं। सबसे पहला जो खर्च होता है वो खाने पीने के सामान पे, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, वहाँ पे लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ज़्यादा बड़ी चिंता है क्या अभय साहब? क्योंकि कंपनियों का ओवरऑल अर्निंग्स का गिरना अलग बात है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनियों का अर्निंग्स का गिरना एक व्यापक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक मंदी की तरफ इशारा करता है। जी, मैं इसको 2 हिस्सों में जवाब को बांटूंगा लक्ष्मण जी। पहला जो आपका सवाल है कि जो 2 तरह के आइटम्स कंज्यूम करती है पब्लिक, मुझे नहीं लगता कि कोई कम खा रहा है या कोई कम खाने पे स्पेंड कर रहा है या कपड़ों पे स्पेंड कर रहा है। एक जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो लोग अपना कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो जो नेशनल लेवल ब्रांड है उनसे शिफ्ट करके लोकल ब्रांड पे आ जाते हैं, 5-10% का डिस्काउंट मिलता है, उसका वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय मूड नहीं होता, सेंटिमेंट नहीं होता है कि बड़ा कंजम्पशन करे। तो एक अगर बड़ी कंपनीज है, नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, वो ये कंप्लेन कर रही है, ब्रिटानिया जैसी कंपनी की अर्बन स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन सेक्टर का स्लो डाउन नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अगर वो बिस्किट खा रहा है वो उतने ही बिस्किट खा रहा है, वो पर लोकल ब्रांड के या अनब्रांडेड बिस्किट खा रहा है पैसा बचाने के लिए। तो और पर जहां ज्यादा आश्चर्य की बात है या ज्यादा सरप्राइज है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो स्लो डाउन है। स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में हमने देखा 80 दिन से ज्यादा की इन्वेंट्री है अभी चैनल्स में, अभी डीलर्स के पास। और इसका इम्पैक्ट ये होगा लक्ष्मण जी, मैं आपको काफी विश्वास से कह सकता हूं कि दिसंबर नहीं तो जनवरी में ऑटो कंपनीज को शटडाउन लेना पड़ेगा, जो पहले लेते थे महीने में 3 दिन 4 दिन का, कि प्रोडक्शन कम करें, इन्वेंट्री रिलीज हो डीलर्स की। तो ये जो इन्वेंट्री है 80 दिन की ज्यादा की, बहुत एक्सेप्शनल है, मैंने नहीं देखी। मतलब कोविड के टाइम पे मैं देखा था 70-75 दिन की इन्वेंट्री घबराते थे, नॉर्मलाइज 32 दिन की इन्वेंट्री होती है। तो 80 दिन की इन्वेंट्री मतलब बहुत
सारा माल है अभी भी सिस्टम में, और ये सारा अक्रॉस द बोर्ड है, पेंट, पॉलिश, प्लाईवुड। तो ये थोड़ा, पर अगेन मेरे को ये घबराहट नहीं है कि ये बड़ा लंबे समय तक ये रहेगा। ये 2-3 क्वार्टर की बात है, उसमें वो माल निकलेगा, वापस आएगा, और जो डीलर्स हैं, जो एसएमईज हैं, वो वापस कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनका काफी पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, तो वो खुद नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से देखें, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन है थोड़ा, वो वर्कआउट करेगा अपने आप, मुझे चिंता नहीं है इस बात की। थोड़ा 6 महीने तक इन्वेस्टर्स को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि सडनली मार्केट वापस रैली करेगा या शार्प रैली करेगा। इस समय मार्केट में कोई ट्रिगर्स नहीं है रैली करने के लिए। बिल्कुल। अनुज सिंघल साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जो अर्निंग को लेकर हर कोई चिंता जता रहे हैं, तो कई कंपनियों के अर्निंग्स अभी आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो कहीं कुछ पॉजिटिव होप दिख रहा है क्या किसी एक सेगमेंट में, किसी एक सेक्टर में, जहाँ पे अर्निंग्स सुधरते हुए दिख रहे हैं और इससे एक नई उम्मीद जग रही हो? आईटी एक सेक्टर है जहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी शानदार रही हैं। एक आध कंपनी को छोड़ दें तो, और मिड कैप आईटी में तो बहुत ही शानदार अर्निंग्स नहीं है लक्ष्मण जी। तो ये एक सेक्टर है, प्लस यहाँ विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो उसका एक क्लियर कट फैक्टर है। ये एक सेक्टर है, और सेलेक्टिवली प्राइवेट बैंकों में और इवन पीएसयू बैंकों में लक्ष्मण जी काफ़ी हद तक नंबर्स अच्छे आए हैं। जसप्रीत जी, यहाँ पे आईटी सेक्टर में थोड़े से अर्निंग्स सुधरे हैं, जैसा कि अनुज जी कह रहे थे, बैंकों में थोड़े से अर्निंग्स के पॉजिटिव संकेत मिले हैं, तो इन सेगमेंट में क्या लोगों को थोड़े से पैसे लगाने शुरू कर देने चाहिए? लक्ष्मण जी जसप्रीत जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस, ओके, या दैट्स या हमारे भी वो टॉप 2 सेक्टर्स हैं। बैंकिंग हमारे लिए पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बीएफएसआई जिसे कहते हैं, बिकॉज उसके अंदर हमारे जो फेवरेट रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, वो नॉन लेंडिंग ज्यादा रहे हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल और टेल विंड्स हैं, सेक्युलर स्टोरीज हैं, जिसमें डिपॉजिटरीज आ जाती हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, द इंश्योरेंस और अलाइड सेक्टर्स आ जाते हैं। तो यस, बीएफएसआई एक बड़ा सेक्टर है जहां पे अभी भी सो आपने पूछा कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां अर्निंग्स इम्पैक्ट उतना नहीं है, बिसाइड्स वैल्यूएशन सपोर्ट भी है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो यस, बीएफएसआई नंबर 1 पे रहेगा डेफिनेटली, फॉलोड बाय आईटी, बिकॉज आईटी में भी ना 2 टाइप है, मिड कैप एंड लार्ज कैप। मिड कैप में तो वो 40-50-60 पी तो बहुत नॉर्मल है देखना, बट वहां पे भी अगेन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां अर्निंग्स ग्रोथ भी उतनी एक्सपेक्टेशन है। अगर 50 का पी है तो 30% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो मोटा मोटा 1.7-1.8 का पेग। बट अगर वो नहीं आ रही, देन अगेन वहां पे डिप आता है। तो देयरफॉर आई वुड से अगेन बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सो या दीज 2 वुड बी द अमंग्स द टॉप 2 सेक्टर्स। बट आई थिंक ओवरऑल भी अगर आप देखने जाएं तो जहां जहां वैल्यूएशन सपोर्ट है, एंड चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, केपेक्स स्टोरीज हो, अगर वैल्यूएशन सपोर्ट है, बाय वैल्यूएशन सपोर्ट आई मीन कि वो भी 10 ईयर के एवरेज से क्लोजर मिल रहे हैं। अगर वो पहले 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर थे, अगर वो क्लोजर टू 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गए, तो उसको वापस से देखना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज लेवल पे 0 पे तो शायद मिलना मुश्किल है। तो सिलेक्ट स्टोरीज आउटसाइड बैंकिंग एंड आईटी भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। इट जस्ट यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डू चैनल चेक, एज अभी ऑल्सो सेड। तो वहां पे भी देखने की जरूरत है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बैंकिंग में कहाँ आप देख रहे हैं? बैंकिंग में कहाँ आप देख रहे हैं? बैंकिंग में सरकारी बैंकों में, चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अर्निंग्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, या फिर बड़े प्राइवेट बैंक हैं उस पर आपका फोकस रहेगा? एनबीएफसी भी एक बड़ा इमर्जिंग एरियाज है, वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या? मतलब the way I look at it, it is simply EPS growth and ROE flattish to up. अब बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो ROE जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जस्ट एग्जांपल जो टॉप 5 PSU स्टॉक्स ले लेंगे, तो उनका जो रेंज है वो है करीबन 16-17% ROE, गोइंग डाउन टू 13-14% ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ये ऑब्वियसली बहुत एनकरेजिंग सिचुएशन नहीं है, राइट? तो इसलिए वहां पे वन हैज टू बी केयरफुल कि जो ROE जो ट्रेजेक्टरी है वो इतना बड़ा डिक्लाइन ना हो कि 16% वाला 13% पे आ जाए। प्राइवेट सेक्टर में उतना बड़ा गिरावट नहीं है, 16 इज बिकमिंग 15 और मे बी 16 इज बिकमिंग 17, मोटा मोटा, राइट? एट द सेम टाइम EPS ग्रोथ है, एसेट्स आर अंडर कंट्रोल,
तो आई वुड से वी हैव नो फेवरेट्स एनीमोर। वो एक टाइम था जब पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू का कल्ट था, एंड एनीथिंग which is related to PSU was like the first opportunity to grab. अभी वैसा माहौल नहीं है। प्राइवेट में भी उतनी ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं जितने की PSUs में मिल रही हैं। चूँकि हम लोग अर्निंग से जोड़ करके निवेश के मौके को देख रहे थे, तो इन दो सेगमेंट पे बातचीत हुई। शो के आखिरी हिस्से में मैं और कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभिषेक अग्रवाल साहब, जो गिरावट आ रही थी उसमें एक एफआईज की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही थी। एफआईज का देखें तो मैं डेटा देख रहा था, एफआईज ने 1 अक्टूबर से लेकर के अब तक 1,42,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पैसा इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं। लेकिन डीआईज का भी सपोर्ट उतना ही रहा है। तो मेरा 2 सवाल आपसे है कि एफआईज को निकालने के लिए अभी और गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि वो भी पैसा जहां लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो लगा नहीं रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पूरा खाली कर देंगे, उनको भी एक लिमिट होगी, इससे ज़्यादा नहीं मुझे निकालना, हो गया काफ़ी हो गया। और दूसरा, डीआईज का सपोर्ट कितना सस्टेनेबल है ऐसे में? सो एफआईएस की जहां तक हम बात करें, एक बार मैंने ये चर्चा भी की थी अगेन आपके शो पे कि एफआईएस की जो ओनरशिप है इंडिया के अंदर में अक्रॉस ऑल कंपनीज, वो करीबन करीबन 17% है। एंड जो डीआईएस है वो बहुत क्लोज आ गए, एंड आई थिंक सो नाउ दे आर सिटिंग बिटवीन 15 to 16%। और ये उस समय भी मैंने कोट किया था कि मुझे लग रहा है कि अब इस बार डीआई फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में, इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में, एफआईआई से आगे बढ़ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। So that means that FI selling would continue because उनका वो ट्रेंड अभी तक मेंटेन्ड है, कुछ भी बदला नहीं है। हम शायद कोट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर की, बट अगर हम लास्ट 6 महीने का ट्रेंड देखें या उससे पहले का देखें, हार्डली को 2-3 महीने की आप बाइंग देख लीजिए, बाकी अक्रॉस सेलिंग है। सो एफआई का कुछ मोमेंटम बदला नहीं है, बल्कि उन्होंने तो एक्सेलरेट कर दिया है अपने सेलिंग को। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि 16-17% वो ओन करते हैं, तो क्वांटम वाइज की अगर हम बात करें तो क्वांटम तो काफी है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि कितना यहाँ से जा सकता है, बट लेट्स से अगर 2% भी अगर उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया तो इम्पैक्ट काफी बड़ा आ सकता है हमारे मार्केट में। डीआई की जहां तक बात कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू हम देख रहे हैं रिकॉर्ड टच 25,000 करोड़ मंथली आ चुकी है, जो आई वुड से is one of the only reason why we just corrected 10%। अदरवाइज से करेक्शन आप 25 से 30% शायद देख लेते, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लो थी जो मेंटेन रहेगी। बैलेंसिंग एक्ट रहेगा, बट ये जो गैप है ना बीच में, डीआई एफआई बेच रहे हैं, डीआई ले रहे हैं, उसके बीच में जो मैंने थोड़ी सी मैथ लगाई, उसमें करीबन 18,000 करोड़ का जो गैप है, दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन एफआई सेलिंग एंड डीआई बाइंग, वो रिटेल ने ली है। सो दैट मींस कि ऐसा नहीं है कि अब ये एकदम परफेक्ट बैलेंस जा रहा है, बल्कि अब ऐसा भी नहीं है कि परफेक्टली डीआई ले रहा है। एंड वो गैप अगर थोड़ी सी भी और चलती रही तो ये ऐसे नहीं संभलेगा मार्केट, और यही रीजन है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गुंजाइश है मार्केट को नीचे जाने में, बिकॉज ये जब तक ये जो दोनों तरफ से जो तराजू है वो थोड़े बैलेंस आउट नहीं होंगे, तब तक मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आपने एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी को लेकर के। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या ये माना जाए कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि एफआईज पे उतनी ज़्यादा निर्भरता, एफआईज का निकालना उतनी बड़ी खबर नहीं रह जाएगी? जी बिल्कुल, कोई भी इकोनॉमी को अगर बड़ा होना है तो उसके डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट को स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अभी तक इंडिया के अंदर में हमने हमेशा देखा है कि डिस्पाइट हमारी इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ स्टोरी होने के बावजूद, हम हमेशा फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट रहते थे। एंड फिर अगर वो कैपिटल आउटफ्लो होता था तो हमारे मार्केट अननेसेसरी क्रैश हो जाते थे। सो अब कम से कम वो ट्रेंड तो बदल गया है कोविड के बाद से। एंड बिल्कुल मुझे लग रहा है कि डीआई आने वाले समय में, ये आंकड़ा आप देखोगे तो 18 से 20% से भी ऊपर ये निकल जाएगा, बट इसे होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये एसआईपी भी जैसे बात करें 25,000 करोड़ तक आ गई, 1 साल पहले 20,000 करोड़ तक थी, तो जबरदस्त ग्रोथ है, वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि अपने पास अभी भी जो फाइनेंशियल असेट ओनरशिप इंडिया की है वो अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सो काफी बड़ी जर्नी बाकी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग जो है डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बेटर ही करेंगे। अभय अग्रवाल साहब, इस मुद्दे को लेके हमने सरकार के कई लोगों से बातचीत की, तो मुझे ये सेंस मिला था कि वो एफआईज के जाने को
स्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि एफआई जा तो रहा है वो, लेकिन छोटे समय के लिए जा रहा है, फिर वापस एफआई आएंगे या आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों का अपना आकलन क्या कहता है, या फिर ऐतिहासिक रूप से देखें, हिस्टोरिकली देखें तो इस तरह के जब एफआई सेलिंग करते हैं तो वापस बाइंग के मूड में कब आते हैं, क्या माहौल बनता है कि वापस आ जाते हैं, कोई फैक्टर होता है या फिर कुछ टाइम फ्रेम होता है उसके बाद आना शुरू कर देते हैं? जी देखिए, जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है एफपीआईज का बिहेवियर, एक थोड़ा हर्ड मेंटालिटी होता है जो एक साथ सेलिंग आती है, एक साथ बाइंग आती है। एक समय ऐसा था कि दिन पर दिन, महीने दर महीने, 6 महीने, 9 महीने कंटिन्यूअस बाइंग देखी हमने, और उसकी वजह से मार्केट के टॉप्स भी बने। तो ये फॉरेन फ्लो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम अभी भी एक ग्रोथ इकोनॉमी है, डेफिसिट इकोनॉमी है, ग्रोथ को फंड करना है। उसके लिए जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी नहीं है, मतलब वो जो आपका डेफिसिट आप फंड करेंगे उसके लिए आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए, तभी आप उसको फंड कर पाएंगे। तो इसको जो एफपीआई की सेलिंग है, मुझे नहीं लगता इस तरह की सेलिंग को इतना लाइटली लेना चाहिए। किसी को सोचना चाहिए कि देखिए 23% ओनरशिप थी एफपीआई की इंडियन स्टॉक मार्केट की, और वो गिर के 16% पे आ गई है, ऑलमोस्ट 16 साल का लो है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये एफपीआई जा रही है सेल करके? और आई थिंक सरकार के लेवल पे कुछ तो थिंकिंग होगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, आप इसको सिर्फ अगर डीआईआई ले रहे हैं, एफपीआई बेच रहे हैं तो मार्केट स्टेबल है, इतना गिरा नहीं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ फंड करने के लिए, 8% का जीडीपी ग्रोथ फंड करने के लिए एक्सटर्नल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि स्लो डाउन होगा डेफिनेटली एफपीआई की सेलिंग में, बिकॉज 16% पे आ गए, एक हिस्टोरिकल लो है एक तरह से जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, पर उनका रिवर्सल कब होगा, फ्लोज का कब वापस आना होगा, वो मुझे लगता है तभी होगा जब हमारी अर्निंग साइकिल जो है वो पिकअप करेगी, और वो मुझे लगता है अभी भी हम 2 क्वार्टर दूर हैं उससे। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2025 में, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे एफपीआई के फ्लोज रिवर्स होते हुए, आते हुए, जब 2 चीजें होंगी, एक तो हमारा अर्निंग्स ग्रोथ वापस आएगा, और दूसरा वैल्यूएशंस तब तक जो है हमारे वो और फेवरेबल हो जाएंगे, रुपी स्टेबल हो जाएगा। तो आई थिंक तब वो समय बनेगा जब एफपीआई के हम फ्लोज, इनवर्ड फ्लोज देखना शुरू करेंगे एक अच्छे बड़े मात्रा में। तो मतलब लगता है कि जब उन्हें लगना शुरू हो जाए कि अब बाज़ार में या फिर कहीं कंपनियों की हालत अब बेहतर होने वाली है, क्वार्टर में मार्केट में डिमांड आ रही है, तब वो फिर से पैसा लगाना यहाँ पे शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच एक नया कंसर्न, जब तक यूएस का इलेक्शन नहीं हुआ था तो असमंजस की स्थिति थी। जब यूएस इलेक्शन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो फिर मार्केट को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब लगता है जिस तरह की उनकी रणनीति टर्म 1 में रही है वो शायद टर्म 2 में रही तो थोड़े से घातक हो सकते हैं। तो वो भी एक चिंता अलग अलग लोग जता रहे हैं। अनु सिंघल साहब, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि ये जो चिंता है डोनाल्ड ट्रंप का आना, उनके नई कैबिनेट का स्वरूप थोड़ा बहुत सामने आता हुआ दिख रहा है, तो ये चिंता बाजार को कितना ज़्यादा सता रहा है? लक्ष्मण जी, पिछली बार जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे मार्केट में बड़ी रैली आई थी, ठीक है ना? तो आई थिंक ये हमारी मार्केट लक्ष्मण जी, हमारी खुद की पॉलिटिक्स पर जब गिरती है तो उसके बाद बाउंस बैक कर देती है। आपको याद होगा जब वाजपेयी सरकार गई थी, मार्केट ने डाउन सर्किट लगाया था, उसके बाद मार्केट ने क्या शानदार बाउंस बैक दिया था। तो मार्केट अर्निंग्स पे चलती है। ये सब चीज़ें जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये हमें बात करने के लिए अच्छा लगता है। नियर टर्म में थोड़े मूव आते हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आ सकते हैं, उसकी वजह से फार्मा पे, आईटी पे, कुछ एक सेक्टर पे, लेकिन मार्केट पे मुझे लगता नहीं कि इसकी वजह से कोई एक रिस्क है। अच्छा, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी उस दिन तो मार्केट ऊपर था, 2 दिन तक मार्केट ऊपर था, सब लोग कह रहे थे कि अब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। फिर क्या हुआ? तो खैर देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक्सक्यूजेस बनती हैं, रीजंस बनती हैं, असली कारण नहीं है ये मार्केट के गिरने या चलने का। जसप्रीत जी, डोनाल्ड ट्रंप को आना और उनके जो नीतियां जो कह सकते हैं कि लोग आकलन कर रहे हैं कि शायद ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इन सब की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बहुत एम्फेटिकली यस।
सर हमने ना 2016 में ही सीख लिया था व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस सेल साइड अवतार इन एज हेड ऑफ रिसर्च। वो 2 से 3 महीना 2016 की बात कर रहा हूँ, एंड डोनाल्ड ट्रम्प का जो फियर था वो अलग लेवल में था। उस समय थोड़ा फियर ज्यादा था कि वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मार्केट ने नीजक रिएक्शन दिखाया था, 5-7% डाउन था इन 2016, एंड वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड उसको जिसने एनकैश किया था, एंड दे गॉट अ गुड 20-25% रिटर्न इन दैट ईयर, एंड दैट वाज मतलब वो फ्लैटिश ईयर था। 2016 में कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम तो था नहीं मार्केट में, तो उस साल 20-25% रिटर्न बहुत अच्छा था। तो मतलब हिस्ट्री हैज टॉट अस बहुत एज रिसेंट एज 8 years बैक इन हिज प्रीवियस टर्म कि थोड़े टाइम के लिए ये सब नॉइज रहती है, बट एंड ऑफ द डे ही इज अ प्रेसिडेंट, वो जिसको सबको नीतियों को साथ में लेके मतलब आगे लेके जाना है। एंड डिफरेंस ये है, उस समय इंडिया इतना, आई वुड से द वे हम देख रहे हैं, इंडिया इतना बेटर पार्टनर नहीं था यूएस का, एंड चाइना उतना दूर नहीं था, चाइना के साथ उनकी जो रंजिश थी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस समय वी आर मोर फेवरेटली प्लेस्ड कि हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है यूएसए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, एंड चाइना बहुत दूर हो गया है। तो विद दैट बैकग्राउंड, विद दैट रियलिटी, मतलब हमें बहुत ज्यादा इनफैक्ट हमारे लिए अच्छा ही है, इंडिया के लिए, ट्रेड पार्टनर्स के लिए हमारे चाइना +1 के हिसाब से वी आर मोर फेवरेटली बेटर प्लेस टुडे। इसमें मैं दोनों ही पक्ष को देख रहा हूँ, आपकी बातों से मैं दोनों तरह से सहमत भी हूँ और कुछ हद तक असहमत भी हूँ। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपको याद होगा जब एल्युमिनियम पर और स्टील पर हैवी ड्यूटी लगा दिया था तो हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चिंता थी। अपने चुनाव प्रचार में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही कि इंडिया जो है टैरिफ किंग है, भले ही मोदी हमारे दोस्त हैं और H1B वीज़ा पे हम शिकंजा कसेंगे, तो यहाँ से एक डर भी निकल कर आने लगा कई सेक्टर के लिए। तो ये डर अभी भी बरकरार है क्या अभिषेक अग्रवाल साहब? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है एक पॉइंट तो बिल्कुल सटीक जो अनुज जी ने कवर कर लिया है कि अर्निंग्स के भरोसे सब कुछ होता है अल्टीमेटली। आप ये जो इवेंट्स हम बात करते हैं ये थोड़े से शॉर्ट टर्म है अगर एज फार एज हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, बट हाँ ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंकिंग में जब हम ग्लोबल डायनामिक्स की चीजें देखते हैं, ट्रेड के डायनामिक्स देखते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्ले होती है, इन केस में 4 से 5 साल क्योंकि इनका टर्म होता है कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, वहां डेफिनेटली इसकी ओवरऑल इम्पैक्ट जरूर आती है। सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ट्रम्प बीइंग अ बिजनेसमैन, उनका बैकग्राउंड वो है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं एलन मस्क ओपनली जो उन्होंने किया। सो दैट मीन्स जो यूएस के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर है, जो वर्ल्ड जिसको मानता है, वो मानते हैं कि ट्रम्प के आने से यूएस की जो स्थिति है वो बेटर होगी। इसका मतलब अब जो पॉलिसीज निकलेगी वो यूएस को बेटर करने के लिए निकलेगी। तो वहां पे कोई ट्रेड टैरिफ आना, कोई ड्यूटी लगानी या कोई ऐसी पॉलिसीज का अनाउंसमेंट आना जहां से यूएस के ट्रेड बेटर हो या टैक्स कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करे जिससे कि बहुत सारी कंपनियां जो बाहर में बेचते हैं वो वापस यूएस में आ जाए तो वहां पे वो टैक्स बेटर हो, ये सब कुछ संभव है। एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ क्या हो सकता है बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, जियो पॉलिटिकल टेंशन सिर्फ एक सिलेक्टिव पॉकेट्स में अब नहीं रहा, बल्कि अगेन अगर हम कुछ पहले देख लें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन हर बार पिछले साल से और खराब होता चला गया। सो सिर्फ पहले रशिया यूक्रेन तक सीमित था, बट अब तो हम जिस कंट्री की बात करें वहां पर ही कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। सो आई थिंक सो एक जियो पॉलिटिकल एक ऐसा जो बना हुआ है माहौल, उसके अंदर में अमेरिका का स्टैंड अब क्या बनेगा, एंड रशिया से वो जो अपना यूक्रेन से जो वो विड्रॉ करेंगे और फिर उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो हमें किसी को पता नहीं है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, एंड ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी का माहौल जो बना हुआ है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है कि आप इमीडिएटली जंप करके एक पोजीशन ले ले, बिकॉज अभी बहुत सारे डायनामिक्स अभी भी और प्ले अराउंड होना बाकी है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है अभिषेक जी कि यूएस जाहिर तौर पे चाहे कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आएँ, निवेश करें, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे हो, हम प्रोडक्शन पे हो, और इंडिया यूएस एक ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस है, यानी इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को, यूएस से इंपोर्ट कम करता है। तो वो भी एक यूएस को खटकता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमें इसको भी ठीक करना है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, टैरिफ बढ़ाएंगे तो दिक्कत वहाँ भी होगी, वहाँ भी उनको इन्फ्लेशन उनका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनका अपने घरेलू माल महंगा होगा। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके के ट्रंप के नए कैबिनेट के स्वरूप निकल कर सामने आ रहा है, जैसे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात करें, वो सब कहीं ना कहीं
उनका पिछला इतिहास देखा जाए तो वो एक तरीके से चाइना पर बड़े ही आक्रामक रहे हैं। तो ऐसे में चाइना पर आक्रामक रहना भारत के लिए सकारात्मक माना जाता है। अभय अग्रवाल साहब, इसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, जो अमेरिका है, अमेरिका एज अ कंट्री, उनका सिर्फ एक रिलीजन है, वो है बिजनेस, कैपिटलिज्म। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो और ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन है। अब बड़ा क्लियर डायरेक्शन है, बड़ा, और उनकी पिछली प्रेसिडेंसी में भी था कि देखिए हम अपना मार्केट प्रोटेक्शनिज्म में टैरिफ के थ्रू नहीं जाएंगे। वो धमकी देते रहते हैं पर वो टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अगर जिसको भी एक्सपोर्ट करना है अमेरिका में, अगर आपको कोरियन गाड़ियां इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करनी है यूएस को, तो आपको यूएस में बनाना पड़ेगा। तो आप यूएस में बनाइए, यूएस में बेचिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के लिए, जो इससे, और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं यूएस के साथ, वो डेफिनेटली अच्छे ही हैं। तो अगर यूएस में इंडियन कंपनीज एक्विजिशन करती हैं, अगर प्रोडक्शन यूएस में बनाती है, एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के लिए इस मौके का फायदा उठाना, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है और क्लियर मार्केट एक्सेस है। और इसका मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन कंपनीज ऑलरेडी कंसिडर कर रही होंगी, लार्ज ग्रुप्स भी, कि कैसे हम यूएस मार्केट को एक्सेस करें बाय मेकिंग इन यूएस। मुझे नहीं लगता है कि रेट्स ज्यादा बढ़ेंगे या ट्रेड बैरियर्स होंगे। चाइना के साथ उनकी पुराना एक पॉस्चरिंग चलता रहता है, पर फ्रैंकली चाइना के बिना, चाइना के एक्सपोर्ट्स के बिना यूएस का बिजनेस एक महीने भी नहीं चल सकता है। मतलब वो काफी चीजें ऐसी हैं जो सेमीकंडक्टर्स हैं, या बल्क ड्रग्स हैं, फार्मा है, जेनरिक्स हैं, एग्रोकेम है, वो सारा चाइना से आता है। तो चाइना के साथ एक पॉस्चरिंग उनकी चलती रहेगी जो इंडिया को शायद थोड़ा फायदा दे दे, पर फ्रैंकली एट द एंड ऑफ द डे इंडियन कंपनीज के लिए एक मौका है। ऑनशोरिंग जैसी आईटी सर्विसेज भी है, वो चाहेंगे कि ऑनशोरिंग ऑफशोरिंग ना हो, ऑनशोरिंग हो, ज्यादा इंडियन कंपनीज जाके फैसिलिटीज क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें यूएस में। तो ये एक हम देखेंगे अगले साल भर में बड़ा शिफ्ट यूएस का ग्लोबल कंपनीज की तरफ। हालांकि ऐसे में अभय जी एक चैलेंज ये भी रहेगा कि जब यूएस इस तरह की रणनीति अपनाएगा, तो जब हम एफडीआई लाने की बात करते हैं कि हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएं, तो थोड़ा सा हमें डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, हमें नए नए मार्केट तलाशने होंगे जहां से लोग आकर के हमारे यहाँ पैसा लगाएं। तो यूएस पर निर्भरता भी अपने इस लिहाज से थोड़ी सी कम करनी होगी। तो यूएस एक मौका भी है, एक चुनौती भी, और आपने सही कहा कि इंडियन कंपनी के लिए एक मौका वहाँ पे मिलेगा। और यूएस, जैसा कि जितना डर है वो शायद जसप्रीत जी कह रहे थे, उतना डर रखना चाहिए नहीं। तो यूएस के बाद एक दूसरी जो बड़ी चिंता है वो है महंगाई को लेकर के। इस पर भी मैं चर्चा करेंगे, और महंगाई की चिंता कब तक रहेगी और कितनी गंभीर है, इस पर बातचीत करेंगे आप सभी लोगों से। लेकिन फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा, एक खास मुद्दे पर, वो है बाजार को लेकर, शेयर बाजार को लेकर। हर वो शख्स जो शेयर बाजार में पैसा लगा चुका है, हर वो शख्स जो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहता है, उनके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस शो में, और वो भी बेहद ही आसान भाषा में। तो इसमें एक हम लोग बात कर रहे थे कि अब तक शेयर बाज़ार में किन किन बातों को लेकर चिंता है और गिरावट क्यों आ रही है, कितनी गिरावट और आने की संभावना है। तो उसमें से एक चिंता बाकी रह गई थी, वो है महंगाई की चिंता। वही महंगाई जो आपके हमारे किचन के बजट को बिगाड़ता है, आपके हमारे निवेश के डिसीजन को बदलता है, आपके हमारे खर्च करने के फैसले को बदलता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में रिटेल महंगाई जो है 14 महीने की ऊंचाई पर है, थोक महंगाई दर 4 महीने के ऊंचाई पर है। तो अब सवाल उठता है कि महंगाई दर बढ़ता है तो दोनों ही चीज़ें होती है। महंगाई बढ़ती है तो लोगों की खपत करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, और दूसरा जो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वह है ब्याज दर को लेकर के। ब्याज दर में कटौती की जो संभावना थी वो भी थोड़ी थोड़ी कम होती दिख रही है। तो ये चिंता बाज़ार को कितना ज़्यादा सता रही है, इस पर बातचीत करेंगे। अभय अग्रवाल साहब, आप ही के पास आऊँगा मैं। ये महंगाई आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होना नहीं चाहिए? ब्याज दर नहीं घटेगा तो हो सकता है कुछ समय के लिए ब्याज दर का घटना टल जाए, लेकिन आज न कल ब्याज दर कम घटेगा ही घटेगा, तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। देखिए, मेरा जितना एनालिसिस है लक्ष्मण जी, ये जो महंगाई की दर बढ़ी है, ये हमारी पॉलिसीज इसके लिए जिम्मेदार हैं।
और वो इसलिए कि एक जो कोर कमोडिटी का जो प्राइस है वो, और जो कस्टमर जो पे कर रहा है वो, उसमें बहुत बहुत इनएफिशिएंसीज हैं दो तरीके से। आप जीएसटी जो है वो हर प्रोडक्ट पे इतना हाई है कि वो एक एक अननेसेसरी इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, और ये बहुत गलत है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और किसी को सोचना चाहिए कि किसका फायदा हो रहा है। आप जीएसटी के रेट हाई रख के, जीएसटी को एफिशिएंसी ना क्रिएट करके इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं, या अगर मैं 1 लाख रुपए का अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहूं जिसके लिए मैं 1200 रुपए का प्रीमियम दूं, उस पर मेरे को 18% जीएसटी देना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब मैं इलाज कराने जाऊं अस्पताल में, तो वो अस्पताल में भी मेरे को 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो ये किसका फायदा हो रहा है? मतलब सरकार कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। दूसरी बात, जो तेल के भाव हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, मतलब 2-3 साल के लो पे है, $70 के एवरेज पे, और जो हमारे पेट्रोल पंप पे जो फ्यूल का प्राइस है वो वही का वही है। ऑब्वियसली इससे अगर आपके वेजिटेबल और अदर कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उससे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो उतनी की उतनी है। ब्याज दरें हैं हमारी तीसरा कंपोनेंट, वो अभी भी हाई लेवल पे, क्योंकि आरबीआई ने काफी टाइट किया है क्रेडिट पिछले साल भर से, रिस्क वेट बढ़ा के। और जो ईएमआई की कॉस्ट जो पिछले साल हम देखते थे गाड़ी खरीदने के लिए 7.7% थी, वो अभी 8.59% की दर पे आ गई। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये मुझे लगता है काफी मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन है हमारी पॉलिसीज की वजह से। और आरबीआई के रेट काटने से या रेट बढ़ाने से ये इन्फ्लेशन, जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये ओनस है सरकार के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, कि वो कैसे जो स्ट्रीट के प्राइसेस हैं थ्रू टैक्स एफिशिएंसी उनको कम करें। तो लक्ष्मण जी, ये मेरा व्यू है कि अनलेस ये टैक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो जीएसटी स्ट्रक्चर है स्पेशली, ये जब तक रीडिफाइन नहीं होगा, ये इन्फ्लेशन कम तो नहीं होने वाला है। और अगर ये कम नहीं होगा तो आरबीआई के गवर्नर ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं कि लोगों को ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कभी जल्दी ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट काटेगा। हालांकि आरबीआई अगर इस महंगाई में कमी आने की उम्मीद में बैठा है तो वो एक दूसरी महंगाई की बात है। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल है, जिसका आपने जिक्र भी किया, जीएसटी है, टैक्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो सरकार समय समय पर लेती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने संकेत दिया भी है, आपने कहा भी कि बहुत जल्द आप ब्याज दर में कटौती करने की उम्मीद ना करें। जसप्रीत जी, क्या रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती होने तक बाजार इंतजार करेगा? नॉट रियली, आई थिंक वो ब्याज दरें घटनी है वो तो इट इज अ सेइंग, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। यूएस में तो अभी हो गए हैं बैक टू बैक 2 कट्स, तो इंडियन मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है। आई थिंक अगली मीट में ज्यादा प्रेशर रहेगा, बट जो भी डेटा जैसे आपने बताया 6% क्रॉस हो गया है, एंड ये 1 साल पहले तक 4%, 4.5% के आसपास था। तो अब उसको ग्रोथ के सामने देखेंगे तो इट इज दैट वो कन्वर्जेंस हो रही है, ग्रोथ इज कमिंग डाउन। सेकंड क्वार्टर की अगर बात करें, अज्यूमिंग जो रिजल्ट्स हैं वो अल्टीमेटली जीडीपी का ही एक मिरर है, तो 7% प्लस वाली ग्रोथ क्लोजर टू 6 आ गई और नीचे इन्फ्लेशन 4.5 वाला अगेन 6 आ गए। तो ये कन्वर्ज हो रहा है, वेयर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आर नेक टू नेक। एक टाइम आता है जब वो एकदम नेगेटिव क्रॉस ना कर जाए, रिसेशनरी उसमें जोन में ना चला जाए, जहाँ थोड़ा हम डीग्रोथ हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बट लार्जर पॉइंट, वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर दैट कट्स एज यू सेइंग, बट वो आई थिंक हो जाएगा अगले इन इफ नॉट द इमीडिएट मीट, आवर सेंस इज नॉट द इमीडिएट मीट, बट उसके अगले मीट में जरूर वन शुड एक्सपेक्ट दैट कट। बट उसमें बहुत ज्यादा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत बड़ा टेलविंड होगा मार्केट के लिए। द वे आई एम लुकिंग एट इज थर्ड क्वार्टर में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, बिकॉज सेकंड क्वार्टर बहुत ही खराब गया है। तो फोर्थ क्वार्टर अगेन, लिसनिंग टू सो मेनी कॉन कॉल, वी लिसन टू लाइक 3 to 4 कमेंट्रीज एवरी डे फॉर द लास्ट लेट्स से 30 days। तो 100 कमेंट्री सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बारिंग सेलेक्ट पॉकेट्स, लेट्स से वो शादी ब्याह वाले और द टूरिज्म एटसेट्रा, जहां पे पॉइंट्स रहेगी बिकॉज ऑफ दैट क्वार्टर बीइंग दैट क्वार्टर। बट फोर्थ क्वार्टर कैन बी पोटेंशियली द बिग क्वार्टर एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ये साल ओवरऑल जो 15% ईपीएस ग्रोथ की बात की गई थी वो भी 5-6-7% की रह गई है F25। Therefore F26 could instead of 12-13 could be 15-16%। अगर वो 15-16% आ जाता है तो then again that is what
लोगों को वो देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई सी नो रीजन वो नहीं आएगा। 15, अगर ये 5-6% पे हम रह गए तो अगले साल 15-16% बन सकता है, बारिंग एनी मेजर इवेंट। तो ये एक आपने अच्छी बात कही। हालांकि आपने बातचीत में एक जो मुद्दा उठाया बहुत ही वाकई गंभीर है कि ग्रोथ उस तरीके से हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो एक डिफ्लेशन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी चिंता बाजार को सता रही है। अभिषेक अग्रवाल साहब, देखिए, इन्फ्लेशन कभी भी बढ़ना कोई पॉजिटिव चीज नहीं मानी जाती। और जब हमें पता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं बिटवीन 6.8 से लेकर 7.2% के रेंज में रहती है, और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो इस तरह से कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहें कि चलिए ये यहीं तक सीमित हो जाएगा। सो ये जब बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो डेफिनेटली एक रिस्क ये भी हो सकता है कि अगर सही तरह से इसको टेम डाउन नहीं किया गया तो ये एक सिचुएशन जो आपने खुद राइटली पॉइंटेड आउट की कि इंडिया जैसे कंट्री में डिफ्लेशन सुनने से ही हमको थोड़ा अजीब लगता है, बट शायद अगर ये इस तरह से कंटिन्यू रह गया और एक क्वार्टर, तो क्या पता शायद ये सिनेरियो बन जाए। दूसरी बात है कि ये थोड़ी सरप्राइजिंग बात भी है, मॉनसून निकल गया है। मॉनसून के बाद तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री जब अच्छा मॉनसून जाता है तो महंगाई दर जो है थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बिकॉज वी आर स्टिल वेरी एग्रो डिपेंडेंट कंट्री, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक चिंताजनक वाली बात हो गई है कि जब आपका बेस्ट मॉनसून सीजन गया है और उसके बाद आप सीधे ही फेस्टिव सीजन के बाद महंगाई देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर कुछ चीजें एड अप नहीं हो रही है। तो वहां पे कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी पैनलिस्ट ने कवर कर लिए जो मैं उनसे रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट फैक्ट रिमेन्स कि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीआई जो है अभी तक रेट कट नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि ग्लोबली वो रेट कट थोड़ी एग्रेसिवली ऑलरेडी उस तरह से जा रहे हैं, कट होते जैसे जा रहे हैं, बट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। वन ऑफ द रीजन सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, वो तो हमें पता है कि टिपिकल टूल होता है किसी भी गवर्नर के लिए, बट सेकेंड टूल ये भी है कि शायद कहीं गवर्नर को लग रहा होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी सरप्लस है, और जब लिक्विडिटी सरप्लस होती है तब भी इन्फ्लेशन जो है वो पुश हो जाता है, बढ़ता है, एंड देयरफॉर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी यू कीप द इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड। यही रीजन है कि डिस्पाइट गिविंग अ गाइडेंस अर्लियर कि वो कटौती करते रहेंगे, ये सडनली एक यू टर्न है और ये डिले है। तो मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा कि आरबीआई गवर्नर रेट कट कब करेंगे, बट सर्टेनली एक जरूर चीज है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ते हुए दिख रहा है, और एकाएक आप इसे जल्दी से यू टर्न होते हुए नहीं देखेंगे जब तक कुछ पॉलिसी लेवल पे हम कुछ एक्शन नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लिक्विडिटी को लेकर एक चिंता हो सकती है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो इसमें दिलचस्प बात एक शख्स ने कही, पॉलिसी मेकर ही है, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास जब भी पैसे आते हैं तो पहले पैसे आते थे तो वो खर्च करते थे, चाहे घूमने फिरने पे खर्च करते थे, कुछ सामान खरीदते थे, खाने पीने पे तो जाहिर तौर पर ज़रूरी है खर्च करेंगे। लेकिन अब जब पैसे आते हैं तो लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगा देते हैं, बैंक से लोन भी मिलता है तो बचता है पैसा तो शेयर बाज़ार में पैसा लगा देते हैं। तो पैसा कहीं जा नहीं रहा सर्कुलेशन में, कंजम्पशन बढ़ाने में नहीं जा रहा है, वो शेयर बाजार में जा रहा है। एक भी एक पहलू है। अनु सिंघल जी, आपका फाइनल टेक इन्फ्लेशन कंसर्न को लेकर? बहुत बड़ी वजह माने जाइए लक्ष्मण जी। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि इस मार्केट के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण ये इन्फ्लेशन और जो मार्केट का रिस्क है स्टैगफ्लेशन, वो है। क्योंकि आप इन्फ्लेशन को टाई इन करिए अर्निंग्स ग्रोथ के साथ। अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब रही इस क्वार्टर में, और उसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमी ना बढ़ रही हो, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, तो मतलब आपकी जेब में पैसे तो हैं नहीं, पैसे तो बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे? तो आप अपनी कंजम्पशन को कट डाउन करेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यही कंजम्पशन के नंबर्स दिखा रहे हैं आपको, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा रिस्क है। हालांकि आज पीयूष गोयल जी ने कहा कि ये इन्फ्लेशन जो बढ़ा, ये रॉकेट साइंस नहीं है, वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी है, मार्केट तो डेटा को वैल्यू देता ही है ना। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि इन्फ्लेशन एक कंसर्न होगा। अभय अग्रवाल साहब, मैं अब शो के आखिरी पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं, और सबके मन में जो यक्ष प्रश्न है, और आपके पास जितने आपके क्लाइंट आते होंगे, आप सभी के जो भी ग्राहक, जो भी इन्वेस्टर्स आते होंगे, हर कोई यही जानना चाहता है कि बाज़ार तो खैर गिर रहा है, काफ़ी हद तक गिरा भी है, और कुछ और गिर जाएगा जैसा कि संभावना आप लोग जता रहे हैं, सुधरेगा कब? तो इसमें दो एग्जाम्पल हमने ढूंढे। एक एग्जाम्पल है 2008 का, और दूसरा एग्जाम्पल है आपको 2021-22 का। तो 2021-22 में कोविड के टाइम में जब मार्केट गिरा था तो बिल्कुल वी शेप रिकवरी हमने देखा था, यानी कुछ ही दिनों में 6 महीने के भीतर वापस से बाज़ार अपने पुराने स्तर पर आ चुका था।
2008 में जब गिरा था तो उस टाइम लंबा समय लगा था मार्केट को रिकवर करने में। अब ये जो हम गिरावट देख रहे हैं, इस गिरावट की रिकवरी को आप कैसे कल्पना कर रहे हैं? कितनी जल्दी रिकवरी आएगी? पुराने लेवल पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? वी शेप होगा? मुझे तो इसकी संभावना कम दिख रही है वैसे। कि देखिए, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे मार्केट गिरा था तो एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसमें इंडिया का इतना लेना देना नहीं था। दूसरे समय कोविड तो एक ऐसा आपदा थी पूरे संसार में, पूरे विश्व में, कि उसकी वजह से मार्केट गिरा था। उसमें भी इंडिया का कंजम्पशन का कोई लेना देना नहीं था। ये जो तीसरा है लक्ष्मण जी, ये जो अभी का जो स्लो डाउन है, ये एक इकोनॉमिक साइकिल का स्लो डाउन है जो मुझे लगता है यू शेप रिकवरी का फॉर्म लेगा। जो 2 क्वार्टर तक एक बेस बनेगा, थोड़ा कंजम्पशन वापस पिकअप होगा, चैनल इन्वेंट्रीज निकलेंगी, इन्फ्लेशन होपफुली थोड़ा कम होगा और उसके बाद एक कंजम्पशन वापस पिकअप होगा जोर से। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 6 महीने तक इन्वेस्टर्स को ब्रॉड मार्केट से ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर हो तो मतलब तो बहुत अच्छी बात है, पर एट द सेम टाइम इन्वेस्टेड रहें। अपना जो पोर्टफोलियो है एडिशन करना चाहते हैं, मुझे लगता है अगले 6 महीने में और मौके मिलेंगे। तो मुझे लगता है 6 महीने के बाद सेकेंड हाफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में हमको एक रिकवरी दिखेगी और वो भी तब आएगी जब ये जो हमारे मैक्रो फैक्टर्स हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे और उस समय फ्लोज भी बढ़ेंगे, एफपीआई फ्लोज भी, डोमेस्टिक फ्लोज भी। तो एक वापस एक वर्चुअस एनवायरनमेंट बनेगा मार्केट के लेवल्स के इम्प्रूव होने का। अभिषेक जी, मैं इसी सवाल को फिर से आपके पास लेकर आऊँगा कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो कभी 25%, 30% तक बढ़े हुए दिख रहे थे, अब वो घट करके 4%, 5% पर आ गए हैं, तो ऐसे लोग क्या कब उम्मीद करें कि वापस से हमारा पोर्टफोलियो उसी लेवल पे पहुंच जाएगा? मुश्किल है कहना और मुश्किल है ऐसा होना। मुझे लग रहा है एटलीस्ट इस अच्छा, ऐसा होना भी मुश्किल है। इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज मार्केट अभी तक पूरी तरह से बॉटम ही नहीं बनाया और हम उससे पहले ही वी शेप की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट आउट करने की जरूरत है। नहीं, मैं इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साल, 2 साल, 3 साल कुछ एक टेन्योर हुआ कि नहीं वापस आ जाएगा, आप चिंता ना करें, आप जल्दीबाजी में बेचें ना। ये अगर कहना हो आपको किसी को, तो कब तक इंतजार करने का समय देंगे उसको? इंडिया की स्टोरी 2030 तक जो है, हम बाहर कोई एक नंबर कहता है, कोई 2 नंबर कहता है, बट जैसे 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन आप कोई भी बात करें, मार्केट कैप टू जीडीपी अगर हम 1:1 लें, अभी तो खैर 140% चल रहा है, बट एक 100% के हिसाब से लें तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो डबल कर जाएगा 7 साल में। सो आपका वो जो सवाल है कि क्या ये रिकवर हो जाएगा, आंसर इज यस, बट पॉइंट बीइंग कि ये कब की बात कर रहे हैं, तो ये कब की बहुत मुश्किल वाली कहानी है, बट 7 साल में तो हो ही जाएगा, ये शायद उससे बेटर कर जाएगा। चलिए, इससे बेहतर पहुंच जाएगा। जसप्रीत जी, अगर कोई ये समझना चाहे कि हमें रिकवरी में थोड़ी सी तेज़ी लानी है, हम पोर्टफोलियो को इस ढंग से मैनेज कर दें कि शायद पुराने लेवल पर जल्द पहुंच जाए, कुछ माल को निकाल दें, कुछ शेयर बेच दें, कुछ शेयर रख दें, तो आपका सजेशन क्या होगा? किस सेगमेंट से निकल जाइए, किस सेगमेंट में अपना एक्सपोजर बढ़ा दीजिए? तो क्लियरली अभी जो रिसेंटली हमने देखा है वो जो कंपनीज जहाँ पे इम्पैक्ट जहाँ पे ज्यादा आया है कि वो लास्ट 3 इयर्स में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रही है, कंपैरेटिव प्रेशर्स बढ़ गए हैं, पेंट्स बीइंग वन एग्जांपल। सेक्टर में अभी रिसेंटली कोई हेडविंड्स चल रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिमांड प्रेशर्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं, वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये 4-5 रीजंस आगे जाके द नेक्स्ट 6 मंथ्स कंटिन्यू होते लग रहे हैं, then I would say कि वो एक रीजन रहेगा फॉर अ मेजर रिटर्न। सो एंड लार्जर पॉइंट कि द वे हम इसको देखते हैं वो पेग रेशियो से देखते हैं कि अगर वो कंपनी क्लोजर टू 1 है या 1.5 है और नॉन कंजम्पशन सेक्टर में है, then probably that is some margin of support। बट कहीं पे वैल्यूएशन अभी भी आप देखेंगे 50, 60, 70 पी पे चल रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन थी 40%, अभी 20% घट गई है। तो क्लियरली अगर वो जो बैलेंस है अगर वो अभी भी बिगड़ा हुआ है, इवन आफ्टर 20% डिक्लाइन, 25% डिक्लाइन, देन आई थिंक उधर रोटेट करने की जरूरत है। तो आवर सेंसेस सेक्टर को एक रादर देन टू पेंट द एंटायर सेक्टर विद वन ब्रश, वी वुड से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है। बट यस, यू राइट लक्ष्मण जी, एक्शन जरूर लेना चाहिए।
वेरेवर गिरने के बाद भी, बिकॉज आप देखिए ना उधर 20% जो अर्निंग्स गिरती है, जो उसका जो पी है वो ज्यादा गिरता है, तो नेट इम्पैक्ट उसका काफी ज्यादा आ जाता है। 50 की 10% निफ्टी गिरा, 8 या 9% ईपीएस गिरा। निफ्टी इज अ मच बिगर नंबर, बट अगर 50 पी वाली कंपनी अगर चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़े से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द हम पुराने स्तर पर पहुंच चुके। अब बाजार की जो चिंता है, यूएस की चिंता, सभी लोग सहमत है कि यूएस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए महंगाई को लेकर चिंता ज़रूर है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि तुरंत में बाजार यहाँ से गिरना बंद कर देगा तो मत सोचिए, अभी 1-2 क्वार्टर और हो सकता है, ऐसा हमारे गेस्ट बता रहे थे। और जब रिकवरी की बात आएगी तो वी शेप रिकवरी नहीं होगा, यू शेप रिकवरी की बात यहाँ पे आ रही है। 1-2 क्वार्टर स्टेबल रहेगा, फिर वापस से आना शुरू होगा, लेकिन बाजार पुराने स्तर पर आएगा। समय देने में थोड़ी सी अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।